Hello, my dear students. How are you? I hope you must be doing very well. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है ये सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और उसका टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो मैंने आपको तीन इसकी एप्लीकेशन बताई। नंबर वन, we can convert a physical quantity from one system of units to another. Then we can check the accuracy or correctness of a given physical relation, and then we can derive a relation without complete analysis. तो ये तीन एप्लीकेशन हैं जिन पे बेस्ड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए, लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिमिटेशन को हम ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, या ये कह लो कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, या ये कह लो कि ये मेथड फेल हो जाता, ये काम नहीं करता। तो बेटा जी आप कॉपी और पेन या पेंसिल निकाल लो और लिखते जाओ साथ साथ में। मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन है कि दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड in a given physical relation. No information about the value of the of the dimensionless constant involved in the given relation. जैसे कि मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था n = 1/2L into √t/m, और अगर आपको याद हो उस वीडियो में मैंने जो निकाला था फार्मूला वो आया था n = k/L into √t/m। और ये जो कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। दैट मीन्स द मेथड ऑफ डायमेंशंस गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन about the value of the dimensionless constant involved in the given relation. और फिर इसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, या तो हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं या थ्योरेटिकली हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसा भी वो क्वेश्चन हो उसके हिसाब से, अगर एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है तो एक्सपेरिमेंटली हम कहते हैं इतनी वैल्यू है, अगर थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं तो थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट्स वैल्यू इज दिस मच। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ k इज 1/2, फिर मैंने k की जगह 1/2 पुट करके ये रिलेशन निकाल दिया था। लेकिन k की वैल्यू जो है दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो ये बेटा जी इसकी एक कमी कह लो या ड्रॉबैक हो गई। दूसरी चीज, सपोज करो मैं आपको कोई डायमेंशनल फार्मूला देता हूं, मैं कहता हूं कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फार्मूला इज m1L2t-2। नेम द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज नोन टू मी। अब आपने ये सोचना है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला है। तो आपने पढ़ा है ये वर्क का भी हो सकता है, ये टॉर्क का भी हो सकता है, ये कपल का भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म की एनर्जी का भी हो सकता है। तो कोई बच्चा लिख देता है कि द गिवन फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फार्मूला इज दिस इज वर्क, कोई लिख देता है एनर्जी, कोई लिख देता है कपल, कोई लिख देता है टॉर्क। है सारे बच्चे ठीक, लेकिन मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूं, एग्जामिनर एग्जैक्टली आपसे क्या चाहता है, गलत नहीं करेगा एग्जामिनर, लेकिन उसके मन में ये क्वेश्चन पूछते वक्त कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा जी क्या बन गई, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि ए गिवन डायमेंशनल फार्मूला may represent more than one physical quantities, and therefore knowing the dimensional formula we cannot tell the exact name of the
गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सो दैट इज आल्सो द लिमिटेशन कि आपको दे दिया फार्मूला, जैसे मैं कहूं कि बताओ ये किसका डायमेंशनल फार्मूला, नेम दैट क्वांटिटी m, जिसका डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 T0, दैट मींस इट इज डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस तो एंगल भी होता है, डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, डायमेंशनलेस रिलेटिव डेंसिटी भी होती है, डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी होता है, डायमेंशनलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। सो देयर कैन बी सो मेनी क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस। लेकिन मैं आपसे क्या आंसर चाहता हूं, यू कैन नॉट टेल। हाँ, जो भी आप इनमें से बताओगे है वो सभी ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स ये मेथड यहां पे काम नहीं करेगा। सो ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई। देन द थर्ड लिमिटेशन, ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। द थर्ड लिमिटेशन इज दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अब इसको बेटा ही समझो अच्छी तरह, इसका क्या इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जिस चीज के का फार्मूला उसने कहा हमें निकालने के लिए वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब दो बातें हो सकती हैं, एक तो यह कि वो फैक्टर दे दे आपको, जैसे वो कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लेट टाइम पीरियड का नाम रख लो t प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर a g रेज टू द पावर b, और t इक्वल टू k into l raised to the power a g raised to the power b. Let us call this as equation number 1 where k is the dimensionless constant of proportionality. अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे। ये टाइम है तो m0 आ जाएगा, L0 आ जाएगा, T1 k डायमेंशनलेस है, ये लेंथ है L1 raised to the power a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मींस एक्सेलरेशन L1 t minus 2 पावर b। फिर सिंप्लीफाई किया राइट साइड पे, m l और t की पावर्स को इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकाली तो आप देखेंगे आपका फार्मूला आ जाएगा t इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ l ओवर g। फिर आप कह सकते हैं, अगर आप ऐसे भी रहने दें k की वैल्यू नहीं पता तो इट्स ओके, लेकिन आप कह सकते हैं कि इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट k इक्वल टू 2 पाई, तो फिर फार्मूला बन गया t इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड। लेकिन इसमें आसान क्या चीज आपके लिए हो गई कि आपको फैक्टर दे दिए। अब मान लो मैं कहता हूं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बस मैं इतनी स्टेटमेंट देता हूं क्वेश्चन की। अब आपको सोचना पड़ेगा कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो उसमें क्या करते हैं, एक छोटे से स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को जिसको हम बॉब कहते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं with the help of a weightless, perfectly flexible and inextensible thread from a rigid spot, जिसको बोलते हैं point of suspension, और इसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और फिर इसको इस तरफ ले जाके छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब ये इसकी लेंथ होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि जब ये ऐसे ऑसिलेट करता है, और टाइम पीरियड किसको कहते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन क्या होती है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ये होगी राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम देन टू द अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू द मीन पोजीशन, इतने मोशन को हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये किस पे डिपेंड कर सकता है। मैं सोच सकता हूं कि ये एल पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ, क्योंकि लेंथ को कम ज्यादा करने से टाइम पीरियड चेंज कर सकता है। सो इट कैन डिपेंड अपॉन लेंथ। तो मैं कह सकता हूं कि इट मे डिपेंड अपॉन लेंथ। पक्के तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि पावर देखना कितनी आती है। अगर 0 पावर आएगी तो इसका मतलब नहीं डिपेंड करता, लेकिन इट मे डिपेंड, वो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। और दूसरे ये डिपेंड करता है इसके मास ऑफ द बॉब पे। अब करता नहीं करता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आई, क्योंकि बॉब छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, तो आई कैन थिंक दैट इट मे डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। देन इट मे डिपेंड अपॉन द एंगल, दिस एंगल जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑसिलेशन, मान लो थीटा, तो इट मे डिपेंड अपॉन थीटा, एंड ऑल्सो इट मे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहली चीज तो यह कि ये 4 फैक्टर हो गए, एल, एम, थीटा और जी। और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैं आपको बताऊंगा, 3 से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है तो ये मेथड काम ही नहीं करता। हाँ,
इसमें एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि जब थीटा लेंगे तो क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है तो बेसिकली 3 ही रह जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें थीटा की कितनी पावर आएगी या नहीं आएगी वो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसकी डायमेंशंस ही नहीं है। तो जो फार्मूला हम निकालेंगे वो हमारा फार्मूला गलत आ सकता है, क्योंकि हमने ये देखा कि फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले से कि ये ना तो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पे, ना एंगल पे ये डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू ओनली व्हेन दिस एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। तो हो सकता है कि ये सोचने में कि जिस क्वांटिटी का हमने फार्मूला निकालना है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स इन्वेस्टिगेट करने में, सोचने में हम गलती कर सकते हैं, इसलिए ये फार्मूला हमारा गलत हो सकता है। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं। ये जरूरी भी गलती करें, ठीक भी हो सकता है, लेकिन पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते कि हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट है कि मान लो हमने ये फार्मूला निकालना ऑफ द टाइप एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखिए इसमें राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, यू टी हाफ ए टी स्क्वेयर, लेफ्ट साइड पे एक ही है। अब ये जो 2 टर्म्स हैं राइट साइड पे, इनके बीच में प्लस साइन आना है कि या माइनस आना है, दैट वी कैन नॉट टेल बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो लिमिटेशन क्या बन गई, ध्यान से सुनो, ये लिखना आपने कि दिस मेथड फेल्स व्हेन द गिवन रिलेशन involves 2 or more terms on either of its 2 sides, on either of its 2 sides। तो एक ये नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि सपोज करो जिस चीज के लिए आपने फार्मूला निकालना है दैट डिपेंड्स अपॉन 2 or more such quantities which have the same dimensions। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है वो क्वांटिटी और रेडियस पे भी डिपेंड करती है। अब लेंथ की डायमेंशन भी एल और रेडियस की डायमेंशन भी एल, दैट मीन्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 2 अदर क्वांटिटीज। कौन कौन सी, रेडियस और लेंथ विच हैव द सेम डायमेंशंस। तो ऐसा फार्मूला हम नहीं निकाल सकते बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो कैसे लिखेंगे लिमिटेशन, दिस मेथड फेल्स इफ द फिजिकल क्वांटिटी हुज expression is to be found depends upon 2 or more such quantities which have the same dimensions। Then next is, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यूज कर सकते हैं इस मेथड ऑफ डायमेंशंस को, ये एप्लीकेशन है उसकी, टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि जो गिवन रिलेशन है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो रिलेशन ये तो चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली बैलेंस्ड है, दैट मीन्स डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि दोनों तरफ हर टर्म की डायमेंशन सेम है, लेकिन वो फार्मूला न्यूमेरिकली भी ठीक है कि नहीं, वी कैन नॉट टेल बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, मान लो मैं कहता हूं कि चेक द फार्मूला दैट n इक्वल टू 1/2l, ये मैंने आपको करवाया भी था एक वीडियो में, t/m अंडर रूट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये लेंथ है उसकी, ये टेंशन या स्ट्रेचिंग फोर्स है, और ये मैंने आपको बताया था मास पर यूनिट लेंथ। अब देखिए हम इसको चेक कर सकते हैं, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी वाली होगी, इसकी हम निकालते हैं 2 डायमेंशनलेस है, इसकी L1 हो गई, ये फोर्स है, टेंशन फोर्स M1 L1 T-2, ये मास ओवर लेंथ है M1 L-1। तो आप देखेंगे जब पुट करके 2 तो डायमेंशनलेस है ही, तो अगर डायमेंशन सभी इन तीनों की पुट करके आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो भी T-1 आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड और डायमेंशनली कंसिस्टेंट। लेकिन ये न्यूमेरिकली भी ठीक है कि नहीं, वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता ही नहीं, 1/L × T/m अंडर रूट लिखता हूँ,
तो डायमेंशन तो अब भी सेम रहेगी, क्योंकि 2 तो था ही डायमेंशनलेस। सो दैट मीन्स इट इज डायमेंशनली बैलेंस्ड और डायमेंशनली कंसिस्टेंट। लेकिन ये न्यूमेरिकली ठीक नहीं है, लेकिन हम मेथड ऑफ डायमेंशन से नहीं बता सकते कि ये न्यूमेरिकली ठीक है, कि ये ठीक है, कि या यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, कुछ लिख दूं, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट में कोई भी लिख दूं, डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो रिलेशन न्यूमेरिकली भी ठीक है कि नहीं। सो दिस इज अनदर। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, नोट कर लो ये चीज कि वी कैन चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन रिलेशन, बट वी कैन नॉट टेल the exact nature of that relation. That means we cannot tell by this method that the given relation is numerically true or not. So that is also one of the limitations of this method. फिर बेटा ये आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जिसमें साइन थीटा वगैरह आता हो, साइन थीटा वगैरह आता हो, कॉस थीटा आता हो, टेंजेंट थीटा, ऐसे कुछ आता हो, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये डायमेंशनलेस होते हैं। इस तरह लॉगरिथमिक फंक्शन, मान लो लॉग एक्स कुछ ऐसे आता है, दिस इज डायमेंशनलेस। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स के प्लस 2x कुछ आ जाए, और एक होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें स्मॉल ई की पावर आती है कुछ, मान लो स्मॉल ई की पावर आ गई x कुछ आ गई, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो ई है ना, ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.7183। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्योंकि इनमें से किसी की भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए हम ऐसा रिलेशन जिसमें इनमें से कोई फंक्शन आता हो, we cannot derive that relation by the method of dimensions. तो हम कैसे लिखेंगे लिमिटेशन, हम लिखेंगे this method fails if the physical quantity whose expression is to be found depends upon either of these functions. यहां पे ये मेथड फेल हो गया। अब एक और इसकी लिमिटेशन है, तो दिस इज नंबर 7 आ गया कि मान लो जिस क्वांटिटी का आपने फार्मूला निकालना है दैट डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज। मान लो वो डिपेंड करती है ए पे, डिपेंड करती है बी पे, डिपेंड करती है सी पे, डिपेंड करती है डी पे, डिपेंड करती है। इसका मतलब मैं लिखूंगा दैट क्वांटिटी, लेट दैट क्वांटिटी बी इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट a raised to the power x, b raised to the power y, c raised to the power z and d raised to the power l। कुछ लिख सकते हैं हम, पावर 4 है। अब देखो हमारे पास कितने अननोन हो गए, x, y, z और l, 4 अननोन, 1 2 3 4। और हमने करना क्या है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस हमने पावर्स इक्वेट करनी है m, l और t की। तो बताओ हमारे पास कितनी इक्वेशंस आएंगी, 3 इक्वेशंस। एक इक्वेशन बनेगी m की पावर्स को इक्वेट करके, एक बनेगी l की पावर को इक्वेट करके, और एक बनेगी t की पावर को इक्वेट करके। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितने अननोन हो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन की जरूरत होती है। सो आएंगी इक्वेशन हमारे पास 3, अननोन हैं 4, तो we cannot find the values of 4 unknowns from 3 equations। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन हम by the method of dimensions derive नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि this method fails in those cases where the given physical quantity whose formula is to be found डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3, 3 तक ठीक है, वो 3 अननोन होंगे, मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और लास्ट जो इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि इस मेथड से हमें ये नहीं पता चलता कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि या वेक्टर है। दिस
does not give us, this method does not give us any information about whether the given physical quantity is scalar or vector. So beta ji, these are the limitations of the method of dimensions. So अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस, तो जो मैंने आपको ये बताई हैं डायमेंशंस, आपने बेटा इसके नोट्स बना लेने हैं. मैंने आपको बार बार बोला है कि फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है. देयर इज़ वन एंड ओनली वन वे ऑफ लर्निंग साइंस इन जनरल एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर, एंड दैट इज़ टू डू इट बाई राइटिंग. तो मैं इसलिए थोड़ा आपको धीरे बोल के समझाता हूँ. डेफिनेशन वगैरह या लिमिटेशन मैंने बोली हैं, आपने क्या करना है, वीडियो देख के साथ साथ नोट्स बना लेने हैं, लिख लेने हैं ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए. तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस टाइम.